नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी में पढ़ाते हैं। हिंदी भाषा क्या है? भाव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ कहना या बोलना होता है। भाव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। आइए देखते हैं हिंदी भाषा क्या है। हिंदी मूलतः आर्य परिवार की एक भाषा है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मणी लिपि से किससे हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। आइए देखते हैं हिंदी के विकास में किन किन भाषाओं का योगदान रहा है। तो हिंदी के विकास में सबसे पहले क्या आया था? वैदिक, फिर लौकिक, सांस्कृतिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाएं जैसे अरबी, फारसी आदि का योगदान है। आइए देखते हैं कि वर्ण या अक्षर क्या हैं। आइए देखते हैं वर्ण या अक्षर क्या है। कि वर्ण अक्षर क्या है? भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि होती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि को लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे हमने बोला क, आप मुंह लगाकर लिखे, मुंह पर हाथ लगाकर ऐसे देखेंगे तो आवाज़ आपको समझ में आएगा। पहले ध्वनि निकलेगी, ध्वनि के बाद ध्वनि का लिखित रूप ही जैसे ये बना रहे हैं, ध्वनि का लिखित रूप है, इसको हम बोलते हैं क। वर्ण द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों के लिए किया जाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा की मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों के प्रतीत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम क्या है बाबू? अक्षर। आइए हिंदी वर्णमाला के बारे में देखते हैं। हिंदी वर्णमाला मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है, क्योंकि हिंदी का विकास ही अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ आप देखे होंगे कि यहाँ आपको बताया गया है कि वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा से ही आज हिंदी आता है। तो इसीलिए देखते हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होती है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होती है? 52 होती है। आइए देखते हैं। जो वर्ण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम स्वर और दूसरे का नाम व्यंजन। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। उच्चारण के दृष्टि से स्वरों की संख्या बाबू कितनी होती है? 11। मात्रा के दृष्टि से कितनी होती है? मात्राओं के दृष्टि से देखा जाए तो स्वरों की संख्या केवल कितना होती है? तो 10 होती है। अगर कहा जाए उच्चारण के स्थान पर भी स्वरों की संख्या कितना होती है? 10 होती है। जैसे अब हम देख सकते हैं यहाँ पर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये मूलतः क्या हैं? 11 हमारे स्वर हैं जो अंग और अ हैं। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। अग्र स्वर में ई, ए, और ई आता है। छोटी ई, बड़ी ए आता है। लेकिन अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? मध्य स्वर। अ को मध्य स्वर भी कहा जाता है। अ को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। अ को शहीद स्वर भी कहा जाता है। अ को अमानक स्वर भी कहा जाता है। यानी जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद, अग्र, मध्य और पश्च। मध्य में कौन आता है? अ। अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, ए। पश्च में जिनके आगे ऐसे कहले जो जिह्वा के पश्च भाग से सक्रिय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे लिखे हैं ये आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ,
औ और ये आगत स्वर ये आते हैं पश्च स्वरों में। समृद्ध स्वर किससे कहते हैं? समृद्ध का अर्थ होता है कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर। बड़ी ई और बड़ा ऊ ये सभी क्या हैं? आइए देखते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद किए गए हैं। देखा जाए तो ओष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है वृत्ताकार स्वर और दूसरे का नाम अवृत्ताकार स्वर। अच्छा, वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने पर ओष्ठ की आकृति क्या हो जाए? गोल हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं बाबू? उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ये चार स्वर किसमें आते हैं? वृत्ताकार स्वर के उदाहरण हैं। अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार न होकर किसी अन्य आकृति में खुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवृत्ताकार। जैसे अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये क्या हैं? अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। आइए देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं। तो देखा जाए उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया है वह तीन प्रकार से किया गया है। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुट स्वर। ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम आप लिख लीजिएगा। इन्हें लघु स्वर के नाम से जानते हैं। कौन सा स्वर? लघु स्वर। या इन्हें एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये चारों क्या हैं? ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगता है या एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, इनको क्या कहते हैं बाबू? इनको दीर्घ स्वर। और तीसरे का नाम आता है, जरा यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई टाइपिंग, यहाँ इसको बोलते हैं प्लूट स्वर। जिन स्वरों में दो मात्रा से अधिक का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? प्लूट स्वर कहते हैं। अर्थात वर्तमान समय में इसका प्रचलन नहीं है। जैसे ओम, जैसे ओम, यही गांव में लोग बोलते हैं। कोई दूर स्थित व्यक्ति खड़ा है तो उसको बोलते हैं रमवा रे। जो लंबे समय तक बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वृत्ता ओ प्लूट स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ओम, रमवा रे, महेश्वा रे इत्यादि। आइए स्वर का एक संक्षिप्त परिचय आपको देते हैं। वृत्ताकार स्वर जिनको बोलने पर ओष्ठ की आकृति क्या हो जाए? गोलाकार या वृत्ताकार हो जाए। जरा इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। ये यहाँ पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये चार क्या हैं? वृत्ताकार स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वरों में जो ह्रस्व से बड़े हों, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं? हम देखिए ना, ह्रस्व स्वर का ही सेम उदाहरण क्या है? मूल स्वर। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। आगत स्वर आ के ऊपर चंद्र, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर और डॉक्टर के ऊपर क्या देते हैं? चंद्र। जिसे लिखते हैं काफ़ी, काफ़ी के ऊपर क्या देते हैं? चंद्र। ये आगत स्वर कहलाएंगे। अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए। मध्य स्वर में कौन? अ। पश्च स्वर में जो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाए। या तीसरे नंबर पर कौन होता है? जिनके आगे तीन तीन बना हुआ है। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। देखिए ना, ये पश्च स्वर का बड़ी अच्छा आप जिनके आगे क्या बन जाए? तीन। ये देखिए ना, तीन बन रहा है ना, आ में, ठीक, ऊ में, बड़ा ऊ में, ओ में, औ में।
समृद्ध स्वर, जिनके बोलने पर मुख की आकृति कम खुलती है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध में ई और ऊ आते हैं, विपरीत में आ, ए, औ आते हैं। अर्ध विपरीत में ए, अ, ओ, औ, ये अर्ध विपरीत के उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं प्लूट स्वर, जिसे ओम इसका क्या है, प्लूट स्वर का उदाहरण है। आइए आगे आपको हम चलते हैं, आज फिर चालू करते हैं आपको व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। किनके सहायता से? स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का विवरण, व्यंजन विवरण निम्न है, जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है। यदि व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाए तो वह व्यंजन हलंत युक्त होता है, अर्थात जैसे ख में अगर हटा दें, समझिए उसका पैर ही तोड़ देते हैं। यानी ख में अ मिला तो बना क्या? ख। लेकिन यह क्या है? यह ख एक व्यंजन है, लेकिन यह ख एक क्या है? वर्ण कहलाएगा। वर्ण में क्या है? वर्ण में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या जब भी पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 33 बताएंगे। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्यों वर्गीय व्यंजन कहते हैं? क्योंकि यह एक वर्ग में आते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ को परस्पर स्पर्श करके बोले जाते हैं, इसी कारण इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण क्या है? कंठ। च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ट, ठ, ड, ढ, ड़, इनका स्थान मूर्धा। त, थ, द, ध, न, इनका स्थान क्या है? दांत। प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण क्या है? ओष्ठ। क्योंकि आप पापा बोल के देखिए, बिना ओठ स्पर्श किए आप नहीं बोल पाएंगे। फिर बात करते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। जैसे कंठ से क, ख, ग, घ, अंग और ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। च, छ, ज, झ, इया और यह वाले स, इसको बोलते हैं तालु स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु स। ट, ठ, ड, ढ, ड़ और इस स का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। छोटे वाले स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। अच्छा, दंतोष्ठ व्यंजन य, र, ल, व को दांत और ओष्ठ के सहारे बोले जाते हैं, इन्हें दंतस्थ। यही देखिएगा लिखे हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत को ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, अंग जो अभी आपको दिखा रहे थे हम, अभी यहाँ पे आप देखें अंग यानी वर्ग का जो पंचमा अक्षर है, अंग, य, ड़, न, म, ये जो पांचों अक्षर हैं, इन्हीं पांचों अक्षर को पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं या इन्हें अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। फिर देखें कि ह्रस्व स्वर, जिनको कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व का मात्रा कैसा होता है? एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ का मात्रा कैसे होता है? द्वि की तरह होता है या नियस आकृति होती है, इसे द्विमात्रिक कहते हैं। ठीक, फिर आगे आइए आपको दिखाते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में चर्चा करते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन कहलाते हैं? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, य और व को अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया है? अंतस्थ रखा गया है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन